अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 13 जनवरी साल 2012 शाम के तकरीबन 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। ये जहाज इतना ज्यादा बड़ा है कि ये तारीखी जहाज टाइटैनिक से ना सिर्फ साइज में बड़ा है बल्कि इसमें 2000 ज्यादा लोग भी आते हैं। और यही वजह है कि उस दिन इस जहाज के अंदर 4252 लोग सफर कर रहे थे। इस जहाज का पहला सफर है इटली के शहर सवोना तक, जहां पर पहुंचने के लिए इसको तकरीबन 1 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन जहाज को चले हुए अभी 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक सब लोगों को एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई देती है। इसके फौरन बाद जहाज की तमाम लाइट्स बंद हो जाती हैं और जहाज एक तरफ झुकने लग जाता है। उस जहाज के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को बताया जाता है इंटरकॉम के जरिए से कि जहाज के अंदर एक माइनर सा इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल बात तो ये थी कि उस जहाज का पूरा इंजन जो था वो फेल हो चुका था। और अब तक लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम सा फेलियर नहीं है और लोगों को अब लगना शुरू हो जाता है कि ये जो हादसा है ये टाइटैनिक के जैसा तो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज और झुकने लगता है और नीचे वाले कमरों के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अब तक तमाम पैसेंजर्स ने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि ये जहाज तो डूबने वाला है, लेकिन उन तमाम पैसेंजर्स को सीधी बात क्यों नहीं बताई जा रही थी। उस शिप के कैप्टन अभी तक चुप क्यों बैठे थे। उस वक्त इस जहाज के जो कैप्टन थे फ्रांसिस्को शटीनो, वो एक इटालियन आदमी ही थे और 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि ये हमारी कहानी के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं। 7:18 पर यह जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन सवोना के लिए रवाना होता है और इसको चले हुए अभी 2 ही घंटे हुए थे कि ये अपनी असल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी। कैप्टन शटीनो इस जहाज को जानबूझकर एक आइलैंड के पास से लेकर जाना चाहते थे। इटली मुल्क का एक गिग्लियो आइलैंड ये जहाज को उसके करीब से लेकर जाना चाहते थे और ये चाहते थे कि वहां के लोग रात में इस जहाज की लाइटों का नजारा ले सकें। नॉर्मली क्या होता है कि इतने बड़े जो जहाज होते हैं वो समंदर के किनारे से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर चलते हैं, क्योंकि उनको तैरने के लिए इतना गहरा पानी भी चाहिए होता है। लेकिन इस सेल बाई की वजह से ये जहाज किनारे से सिर्फ 150 मीटर ही दूर था। और जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं होगा, नीचे बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर भी हो सकते हैं। ऊपर से रात का वक्त था और ये जहाज बहुत ज्यादा स्पीड से भी चल रहा था। एक सवाल यहाँ पर यह उठेगा कि ये कैप्टन आखिर ऐसा कर क्यों रहे थे। बात यह है कि ये कैप्टन शटीनो एक वक्त था कि एक सीनियर कैप्टन मारियो पलम्बो के अंडर काम करते थे और ये मारियो भी गिगली आइलैंड पर ही रहते थे। तो उस रात जब ये जहाज उस आइलैंड के किनारे के करीब से गुजर रहा था तो ये जो हमारे भाई साहब कैप्टन शटीनो हैं, ये उनको कॉल करते हैं कि हम चूंकि इस किनारे के बहुत ज्यादा करीब से गुजर रहे हैं तो हम आपके लिए एक सायरन बजा देंगे क्योंकि हम आपको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ये सुनकर मारियो बताते हैं कि मैं तो इस वक्त हूँ ही नहीं इस आइलैंड पर, मैं तो इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। और इसी बातचीत के दौरान कॉल की लाइन कट हो जाती है। ये कॉल की जाती है 9:40 पर और इसके साथ ही वही खतरनाक आवाज आती है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। जिसका डर था वही हुआ। ये जहाज पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से जाकर टकरा जाता है। कॉन्कॉर्डिया जहाज के हल को इस पत्थर ने चीर कर रख दिया था। तकरीबन 70 मीटर लंबा डैमेज उस पत्थर ने इस जहाज को दिया था। इसके बाद पानी बहुत तेजी से जहाज के अंदर आने लगता है और 26 साल के कैप्टन एंड्रयू करोलो, जो कि इस जहाज के 3rd ऑफिसर भी थे, वो अपने कैबिन में सो रहे थे जब ये वाकया हुआ। ये फौरन इंजन रूम की तरफ भागते हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि दरवाजा तो खोल ही नहीं सकता और दरवाजे से ही इनको नजर आ रहा था कि तमाम जनरेटर्स जो थे वो पानी की लपेट में आ चुके थे। 9:52 चीफ इंजीनियर और इंजन रूम के बाकी जो ऑफिसर्स थे वो इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। ये चीफ इंजीनियर कैप्टन शटीनो को जाकर बताते हैं कि मामला कितना खराब हो चुका है, लेकिन हमारे कैप्टन जो हैं पैसेंजर्स को अनाउंस करते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक मामूली सा ब्लैकआउट हुआ है। A nome del nostro comandante le chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro per il salone. Una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo, il problema elettrico del generatore, tutto sarà calmo। 10 बजे के करीब कैप्टन शटीनो को लगता है कि हमें जहाज को वापस घुमा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम डूब गए तो बीच समंदर में हमारे लिए ये ज्यादा खतरनाक होगा। जहाज एक यू टर्न लेता है और सीधा होने की बजाय ये दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता है। पहले ये जहाज बाईं तरफ टिल्ट कर रहा था, अब ये दाएं जाने टिल्ट करना शुरू हो जाता है। कैप्टन शटीनो को जहाज के इंजीनियर की तरफ से 2 दफा कॉल की जाती है, एक 10:05 पर और दूसरी 10:07 पर। और दूसरी कॉल पर ये हमारे कैप्टन बिल आखिर मानते हैं कि जहाज में वाकई ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर उसने थोड़ा सा जल्दी एडमिट की होती तो शायद ये अच्छा रहता। सच्चाई से मुंह मोड़ लेना एक खतरनाक चीज बन सकती है, जैसा कि आप कहानी में आगे देखोगे। अब बात क्या है कि कैप्टन शटीनो अपनी गलती को एडमिट जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो एक और काम करते हैं कि वो अपनी गलतियों को कवर अप करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लाइट गई है इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उल्टा कहते हैं वो, हालांकि ये एक्सीडेंट हुआ इसकी वजह से लाइट गई है। और करीब 10:12 पर इटालियन कोस्ट गार्ड जहाज के कैप्टन शटीनो को कॉल करते हैं।
वो पूछते हैं कि हमें बताओ कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, आपके जहाज के जो पैसेंजर्स हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं। Buonasera Forza Concordia, cortesemente avete dei problemi a bordo voi? और दूसरी तरफ से कैप्टन शेटिनो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ब्लैकआउट हुआ है, आप लोग चिंता ना करो। Abbiamo un blackout e stiamo verificando le condizioni a bordo. Affermativo, stand by più 16, vi teniamo informati. और ये बात तब कही गई थी जब आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका था टकराव हुए को। 10 मिनट और गुजरते हैं और तब जाकर कैप्टन शेटिनो का माइंड बदलता है और वो कहते हैं कि आखिर कब तक झूठों के सहारे हम इस चीज को लेकर चल सकते हैं। रात के 10:22 पर कैप्टन शेटिनो ऑर्डर देते हैं कि कोस्ट गार्ड को कॉल करके बताओ कि हमारे जहाज को लेफ्ट साइड पर टक्कर लग गई और कनकोडिया को टगबोट्स की मदद की जरूरत है। लोगों को लाइफ जैकेट्स हमने दे दी और सब लोग सेफ हैं। फाइनली 10:33 पर एक जनरल इमरजेंसी अलार्म रेज किया जाता है और पैसेंजर्स को कहा जाता है कि वो इमरजेंसी असेंबली एरिया में जाकर इकट्ठे हों और बाकी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार वहां पर करें। रात के 10:48 जहाज 30 डिग्री से टिल्ट कर चुका है। एक्सीडेंट को हुए 1 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं और फाइनली 10:54 पर कैप्टन शेटिनो पैसेंजर्स को ऑर्डर देते हैं कि वो जहाज को अबेंडन कर दें। सोच कर देखो दोस्तों, 4200 से ज्यादा लोग इस जहाज के ऊपर फंसे हुए हैं और अब ये जहाज 30 डिग्री से टिल्ट कर चुका है। कुछ लोग तो इस ऑर्डर से पहले ही लाइफ बोट्स लेकर पानी में निकल चुके थे और जो लोग इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि उनको स्विमिंग आती है वो ऐसे ही पानी के अंदर कूद गए, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि पास में ही आइलैंड है, वो उतर कर वहां पर चले जाएंगे। एक अच्छी चीज ये हुई थी कि कैप्टन शेटिनो के कुछ क्रू मेंबर्स जो थे वो ऑलरेडी रिबेल करने लग गए थे इस कैप्टन के खिलाफ। उन्होंने कैप्टन के ऑर्डर से पहले ही लोगों को अपने अपने केबिन से निकाल कर लाइफ बोट में उठाना शुरू कर दिया था। रात के इस अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता जहाज और ज्यादा गिरता जा रहा था। 40 डिग्री का झुकाव, 50 डिग्री का झुकाव, और अब नौबत ये आ गई थी कि राइट साइड पर जिन लोगों के केबिन थे उनका लेवल पानी के लेवल के बराबर आ गया था। वो लोग तो बड़ी आसानी से पानी के अंदर कूद कर आइलैंड तक चले गए, लेकिन मुसीबत उन लोगों के लिए थी जो जहाज के दूसरी तरफ थे। इतने ज्यादा टेढ़े जहाज के अंदर किस तरह वो रास्ता ढूंढे और वो किस तरह जहाज से बाहर निकलते। और दूसरी तरफ कैप्टन शेटिनो जैसे लोग थे जो पैसेंजर्स की मदद करने की बजाय बहुत जल्द ही जहाज को छोड़कर भाग गए थे आइलैंड की तरफ। ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने पहले कवर अप करने की कोशिश की थी अपनी गलतियों को और फिर 1 घंटा लगा दिया था इन्होंने पैसेंजर्स को सच बताने में। गिग्लियो आइलैंड एक विलेज की तरह है, कोई बहुत ज्यादा लोग वहां पर रहते नहीं है, सिर्फ 700 लोगों की पॉपुलेशन है वहां पर। लेकिन उस रात जब हादसा हुआ था तो कुछ लोगों ने अपने घरों से जरूर निकल कर देखा था कि आखिर हो क्या रहा है। और इस वक्त तक तकरीबन 2500 से 3000 लोग सेफली आइलैंड पर पहुंच चुके थे। 11:38 तकरीबन 400 लोग अभी तक भी जहाज के अंदर फंसे हुए थे। इटालियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के जो बोट्स थी वो भी इनकी मदद करने के लिए अब यहाँ पर पहुंच चुके थे। ये तकरीबन 100 लोगों को वहां से बचाते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं जानते थे कि अभी और कितने लोग जहाज के अंदर फंसे हुए हैं। रात के 12:42 कोस्ट गार्ड के कमांडर ग्रेगोरियो दे फोल्को हमारे कैप्टन शेटिनो को कॉल लगाते हैं और इस कॉल की एक्चुअल रिकॉर्डिंग जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì, ascolti Schettino. ये कैप्टन शेटिनो के साथ सीधा गुस्से में बात करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम जहाज के कैप्टन हो, तुम वहां पर जाओ और बताओ कि वहां पर कितने पैसेंजर्स और अभी तक फंसे हुए हैं। Quella piscaccina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? वो इसको कहते हैं कि तुम इस तरह अपने पैसेंजर्स को छोड़कर भाग नहीं सकते। Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare gli anime di guai. Vado a bordo. और हमारे कैप्टन शेटिनो अभी भी यहाँ पर बहाने दे रहे हैं कि वो वापस नहीं जा सकते। और इस सब के बाद भी कैप्टन शेटिनो वापस जहाज के ऊपर नहीं जाते और यही वजह थी कि इस सब के बाद तमाम लोग कैप्टन शेटिनो को कैप्टन कॉवर्ड करके बुलाते हैं। और एक तरफ इस जहाज के कुछ जांबाज क्रू मेंबर्स और कोस्ट गार्ड की टीम रात भर उन तमाम लोगों की मदद करते रहे और शेटिनो दूर बैठकर नजारा देखते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकलता है और इस जहाज के ऊपर रोशनी पड़ती है तब जाकर लोगों को एहसास होता है कि असल में ये कितना बड़ा हादसा है। ये तस्वीरें एग्जैक्टली सुबह के वक्त ली गई थी। एग्जैक्टली जिस हिस्से पर टकराव हुआ था आप उस हिस्से को भी देख सकते हैं कि ये टकराव आखिर कितना बड़ा था। गिग्लियो में रहने वाले तमाम लोगों को इस हादसे के बारे में पता चल चुका था और ये तमाम लोग इन लोगों की मदद करने के लिए अपने अपने घरों से निकले। 700 लोग इस आइलैंड पर रहते थे, लेकिन 4000 लोग जो जहाज के ऊपर फंसे हुए थे इन लोगों ने उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे ताकि ये लोग उनके घरों में शेल्टर ले सके। और दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अगले 2 से 2.5 हफ्तों के लिए चलने वाला था। इटालियन नेवी, कोस्ट गार्ड, रेस्क्यू एंड फायर सर्विस सबको इन्वॉल्व होना पड़ा। रेस्क्यू डाइवर्स की भी जरूरत पड़ी क्योंकि अभी तक जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो अपनी केबिन्स का दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे क्योंकि बाहर से पानी का प्रेशर भी इतना ज्यादा था। 14 जनवरी को एक साउथ कोरियन कपल को रेस्क्यू किया जाता है जो अपने केबिन के अंदर ही बंद रह गए थे इस तरह से। और ज्यादातर लोग इसी वजह से मारे गए अपने केबिन्स के अंदर बंद रहकर, क्योंकि अगर उनको टाइम से इन्फॉर्म किया जाता तो शायद उनकी भी जानें बचाई जा सकती थी। और कुल मिलाकर 32 लोगों की मौत हुई इस पूरे हादसे में।